प्रदीप जी, मैं आपसे एक चीज पूछ लूं, मैं इस एक आंकड़ा दे दूं इसलिए कि उसका शायद रेफरेंस पॉइंट लोगों की ज्यादा ठीक से समझ में आ जाएगा। वक्फ की टोटल जो लैंड है, जो सरकारी आंकड़े हैं ये, वो 9.4 लाख एकड़ है, 9.4 लाख एकर्स। और वो टोटल प्रॉपर्टी है 8.7 लाख प्रॉपर्टीज, मतलब 8.7 जो है 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं। कुल एरिया है 9.4 लाख एकड़। वैल्यू 1,20,000 करोड़ उसकी मानी जा रही है। मैं थोड़ा रेफरेंस के लिए सिर्फ बता दूं, भारत की कुल एरिया 811 मिलियन से ज्यादा, 811 मिलियन एकड़ से ज्यादा है। और वक्फ की टोटल जमीन 1 मिलियन भी नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये 0.1% है मोटे तौर पे। मतलब कोई ऐसा नहीं जैसा एक बनाया जा रहा है कि पूरे देश में कब्जा कर लिया, पूरा देश। पूरे भूभाग का 0.1% भी नहीं है ये अनुपात है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे कुछ दर्शक एक चीज बार बार कह रहा हूं, मैंने कहा जरा मैं आपसे भी कर लूं क्योंकि आपकी नजर उधर भी रहती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि आज 2 अप्रैल है, पहले से ही अनाउंस था, हमारे ट्रंप साहब ने वहां कह दिया था कि हम 2 अप्रैल से नए टैरिफ लागू होंगे। और ये सरकार की जानबूझ के रणनीति के तौर पे वो नहीं चाहती है कि नए टैरिफ की बात यहां पे हो। किस तरह से अमेरिका हमें दबा रहा है और हम दब रहे हैं, हम कैसे वो हैं, उस पे बातचीत ना हो। इसके लिए एज अ प्लानिंग वो जानबूझ के वक्त पे ले आई हैं। 8 घंटे की आज बहस होगी, 8 घंटे की कल बहस होगी, और टैरिफ का मामला आज होके आया गया हो जाएगा। मैं एक जनरल टिप्पणी, और इससे में भी क्या आप एक रिलेशनशिप देख रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि टैरिफ पे कोई बातचीत देश में हो। जी आनंद जी नमस्कार। क्यों ये तो जो आपने बात कही मेजर मेरे मेरे हिसाब से तो बड़ी बात यही थी आज जो बिल पेश करने का, कि वो टैरिफ के ऊपर से ध्यान हटाना। तो और ये पहली बार नहीं है, आपने पिछले 11 साल में देख लीजिए, जब भी ये सरकार किसी मुसीबत में फंसती है, कोई बड़ी खबर आती है तो उसको हेडलाइन मैनेज करने के लिए कोई और खबर दे दी जाती है और मीडिया फिर उसी तरफ धकेल देती है पूरे देश को। और आज पता है कि ट्रंप का जो टैरिफ का था उसको लेकर बड़ी फजीयत होनी थी, तो बेहतर है कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर फिर से देश को जो है पूरा एक डाइवर्ट कर दिया जाए। ये हेडलाइन मैनेजमेंट पिछले 11 साल से हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो मोरबी में पुल वाला मामला होता तब भी कोई और खबर आ गई थी। जब आपका कुंभ में भगदड़ मची थी तब भी, हर जगह पर आपको एक इस तरह का मिलेगा। लेकिन बात यह है कि नावे साहब ने सब कुछ बता दिया वक्फ बिल को लेकर, कुछ बचा नहीं है। कि जैसे उन्होंने कहा कि एक चीज जो सही में बड़े अमीर मुसलमान जो है वो इसका नाजायज फायदा उठाते। लेकिन इस सब के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जो धार्मिक स्वायत्ता पर जो हमला है ये खतरनाक चीज है। क्योंकि मेरी अभी जैसे कुछ सिखों से भी बात हो रही थी, तो सिखों में ये चीज कह रही कि बात की, भाई अगर आज वक्फ बोर्ड पर ये चीज की जा रही, कल को फिर एसजीपीसी भी निशाने पे आएगी। क्योंकि सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सारे गुरुद्वारों को वो मैनेज करती है। पंजाब से लेके पटना साहिब तक सब कुछ उनके अंडर है, तो वो भी एक बड़ी संस्था है। तो क्या कल को कौन कह सकता है कि उस पर कोई नजर नहीं आएगी या उसको लेके कोई बीजेपी कोई नई चीज नहीं करेगी? क्योंकि अगर पूरे देश में अगर देखो तो तमिलनाडु केरल को छोड़कर एक राज्य और पंजाब है जहां बीजेपी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही, एक सत्ता में नहीं पहुंच पा रही वहां पर। वहां अब कोशिश कर रही है अकाली दल की जमीन को जो है वो हिंदू मुसलमान डिवाइड करके किसी तरह से वहां जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ना हो पाई तो फिर बीजेपी ये हथकंडा भी अपनाएगी। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी पे तो राय साहब ने पहले ही बता दिया। दरअसल मुद्दा यही है कि जो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, इस पॉइंट पे सबकी डिस्कशन है कि ये धार्मिक जो स्वतंत्रता है उस पर हमला क्यों हो रहा है, उसको खतरा क्यों? क्योंकि इसमें जो क्लॉज है ना, 2-3 जो क्लॉज है उसको लेकर दिक्कत है। वो डिस्कशन का मुद्दा है कि एक तो जैसे नॉन मुस्लिम्स की जो है वो पार्टिसिपेशन उसमें। दूसरा वो जो सरकारी प्रॉपर्टी का मामला लेकर, जिसमें आज उन्होंने इमरान मसूद ने कहा भी कि 78% तो यूपी में सरकारी प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई है वक्फ की, तो सरकार तो ले लेगी उसको। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और दूसरा ये है कि भाई आपको क्या इंटेंशन है इसमें कि भाई मुस्लिम अगर वो वक्फ बोर्ड चला रहा है, मुस्लिम उसमें सारे वो हैं, ओहदेदार हैं,
तो आपको उसमें हिंदू क्यों डालना, नॉन मुस्लिम क्यों डालना है? ये शंका जो है वो बहुत बड़ी है। तो इसी तरह से कल को आप सिखों को भी कहेंगे कि वहां भी नॉन सिख होने चाहिए, फिर ईसाइयों के भी कहेंगे, बौद्धों के भी कहेंगे, सब जगह कहेंगे। लेकिन एक राय साहब ने शुरू में बात कही थी, मुझे वो बहुत सही बात लगी कि मेरा भी वही मानना है कि आज मेरे ख्याल से इस देश के मुसलमान को आज की स्थिति में साफ हो जाना चाहिए कि कौन उसके साथ है, कौन नहीं है। ये जो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम टोपी पहन के इफ्तार पार्टियां देते फिरते हैं, और आज जब स्टैंड लेने की बात आती है तो उनके ललन सिंह कहते हैं कि हमें सांप्रदायिक उसके जो है उसका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपसे, किसी से कि हम सांप्रदायिक हैं या नहीं है। अब इससे ज्यादा क्लियरिटी क्या होगी? जो आज गौरव गोगोई ने जिस तरह से अपनी बात रखी कांग्रेस के सांसद ने, और क्या बेहतरीन बात रखी, उसमें जिस तरह से मुस्लिमों का आजादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन उन्होंने गिनाया, शानदार था। इससे खुल के कौन बोलेगा? पिछले 11 साल में मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियां होती है उस पर विपक्ष आवाज तो उठाता है, लेकिन कभी खुल के मुसलमान के समर्थन में खड़े नहीं होते थे, बचने की कोशिश करते थे, कुछ ऐसा रास्ता ढूंढते थे, जो ऐसी स्टेटमेंट देते थे कि जो एकदम भी ये ना लगे कि ये भाई ये तो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। लेकिन आज आज खास करके गौरव गोगोई, और वो तो मुझे बिल्कुल साफ दिखे कि एकदम से क्लियरली जो खड़े हैं, पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है, एकदम से। अगर ओवैसी ये बात कहते समझ में आता है बात, लेकिन गौरव गोगोई जैसा जब नेता ये इस तरह की खुल के समर्थन करता है तो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने, सही बात है, अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रेसिडेंट का मुद्दा और दूसरी कई चीजें उठाए, 75 साल के रिटायरमेंट का मुद्दा, वो नहीं बनता था आज, नहीं बनता था। लेकिन उन्होंने एक चीज सही कही कि दरअसल ये वक्फ वाला मुद्दा सारे का सारा नाकामी छुपाने के लिए, और नाकामी वही थी जो आज रात को ट्रंप ने करना है, उसको छुपाने के लिए सारा किया गया है। तो ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश नायडू के लिए अब मुझे लगता है क्लैरिटी हो जानी चाहिए। नीतीश नायडू को लेकर अब खास करके इस देश के मुसलमानों को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। फिर इसी तरह से आप छोटे मान लीजिए चिराग पासवान या जयंत चौधरी का भी मान सकते हैं, लेकिन उनका चलिए फिर समझ में आता है कि भाई 2 एमपीज है, कुछ मिल जाएगा, सरकार के साथ रहेंगे, किसी के 5 एमपी है। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की, नायडू की तो पूरी पॉलिटिक्स इस पे डिपेंड करता है। मुसलमान हमेशा उनके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, वो इतना बड़ा चीजों को जो है वो सरेआम, जो कहते हैं ना कि मक्खी देखते हुए निगल रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि अब उनके दिल में भी क्लियरिटी हो चुकी है। तो मुझे लगता है इस देश के मुसलमानों को भी अब क्लियरिटी आज मिल जानी चाहिए कि कौन उनके साथ है, कौन नहीं है। जी। मैं बस चलते चलते एक प्रदीप भाई जल्दी से आपसे एक टिप्पणी ले लूं। ये एक और वो हो रहा है क्या कि सिस्टमेटिक, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बीजेपी अपने सामने किसी और लीडरशिप को भी, क्योंकि देखिए जो चारों लोग जिन्होंने बोला है ये सब दलित या ओबीसी समाज से आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और जयंत चौधरी जी, ये सब लोग। तो क्या बीजेपी ये भी चाह रही बहुत सिस्टमैटिक ढंग से कि इनको डिमीन करके इनको डिस्क्रेडिट कर दो, क्योंकि मैं ही वॉइस रह जाऊं सिर्फ ये जो ओबीसी जो 90-10 की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, उसके लिए ये रह जाए कि नहीं नहीं मैं ही आप लोगों का करता धरता हूं, केशव मौर्य को मैं ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाता हूं, फलाना ये करता हूं। इस तरह की भी एक कहीं ना कहीं कोशिश है इन लोगों को जी डिस्क्रेडिट करने की। जी, बिल्कुल आपने एक लाइन में सारी बात कह दी। ये तो है ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी धर्म की पॉलिटिक्स तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक ये जातिगत पॉलिटिक्स को वो खत्म नहीं कर देते, या इसको एक तरह से दबा नहीं देते पूरी तरह। इसलिए उसके लिए सबसे बढ़िया है कि ये जो जातिगत राजनीति के बड़े बड़े चेहरे हैं, पहले इनको निस्तो नाबूद किया जाए, उसके बाद जो है धर्म के नाम पर 80-20 की लड़ाई को जो है आगे बढ़ाया जाए। 80-20 में से अगर 80 में से 50 भी साथ आ जाते हैं तो इनका काम बन जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो अब उन्होंने कही थी, शायद गढ़वी साहब ने कही थी, वो पटनायक और पटना नायक वाली बात, वो सभी पे लागू होती है। और ये आपने एक लाइन में, खैर कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, क्योंकि आपने एक लाइन में सारी चीज समराइज कर दी।